नमस्कार यूपीपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो आपका स्वागत है। ये घटना साल सीरीज का चौथा वीडियो है और अभी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर कर रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है और कल हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा जो है वो ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद आगे के जो सेगमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। आगे के सेगमेंट्स इतने बड़े नहीं हैं तो जल्दी हमारा आगे का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो घटनासार का जो हाइलाइटेड पीडीएफ है ये आप नीचे जो लिंक दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना जितना हम लोग रोज करते जा रहे हैं उसी हिसाब से लगभग 30 से 50 क्वेश्चंस के बीच का अभी लगभग 30 क्वेश्चंस डेली जो है वो टेस्ट आ रहा है इसी घटनासार का जो हम लोग कवर कर रहे हैं उसका। उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है पीसीएस 2025 के लिए। उस फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS, है ना। ठीक। आ, रिपोर्ट जो है 2021 जारी करी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, हम लोग अभी शुरुआत में जो पहला वीडियो था पार्ट 1 था इसका घटनासार का, वहां पर भी हम लोगों ने एक SRS रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पर हम लोगों ने IMR के बारे में बात करी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात की थी। हम लोगों ने ये कहा था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का वो 25 हो गया है। ठीक। तो एक रिपोर्ट वो है और एक रिपोर्ट ये है। ये जो रिपोर्ट है इस पर ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट 7 मई 2025 को आई है और ये 2021 की रिपोर्ट। और हम लोगों ने अभी शुरुआत में जो पढ़ी थी वो रिपोर्ट जो थी बेसिकली वो सितंबर अभी रिसेंट जारी हुई रिपोर्ट है और वो 2023 के लिए है। ठीक। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये वाली रिपोर्ट जो है वो 2021 की है तो इसमें पुराना डेटा आपका होगा। और वो जो रिपोर्ट हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी थी वो सितंबर में आई हुई रिपोर्ट है और वो 2023 के लिए। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर डेटा में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा आपको कि क्या अंतर है। ठीक। ये जो रिपोर्ट है जारी किसने करी है? भारत के महापंजीयक द्वारा यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करी है। इस समय भारत के जो महारजिस्ट्रार हैं यानी कि सॉरी महापंजीयक हैं या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ये भारत के इस समय रजिस्ट्रार जनरल है और सेंसस कमिश्नर यानी कि जो जनगणना आयुक्त हैं वो भी यही हैं। ठीक। यहाँ पर अगर हम SRS की बात करें तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम नाम इसका है और इसीलिए इस रिपोर्ट को सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट कहा जाता है। ये एक लार्ज स्केल डेमोग्राफिक एक सर्वे होता है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेट और नेशनल लेवल पर बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरे रिप्रोडक्टिव और डेथ इंडिसेस का एक रिलायबल एनुअल एस्टिमेट पता करना, है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2021 की इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि 2019-21 के दौरान देश के 2019-21 के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात MMR में उल्लेखनीय कमी आई है। रिपोर्ट 2021 की है, डेटा 2019-21 का इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR की बात कर रहा है। अगर हम MMR की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो MMR का मतलब होता है कि 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर प्रेगनेंसी या डिलीवरी डिलीवरी के दौरान कितनी जो मदर्स हैं, कितनी माताएं हैं, उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इसको हम सिंपल सी बात बताएं, शब्दों में अगर देखें तो 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर कितनी माताएं ऐसी हैं, कितनी मदर्स ऐसी हैं जिनकी प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी के दौरान मृत्यु हुई है, उसको हम यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं और इसको 1 लाख के हिसाब से देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि एक पर्टिकुलर शहर है, उस शहर में 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं और इसी दौरान 90 महिलाएं जो हैं उनकी जो मृत्यु हो गई वो प्रेगनेंसी के समय या बच्चे के जन्म या बच्चे के जन्म के 42 दिनों के अंदर, ध्यान रखिए 42 डेज के अंदर, उसी वजह से प्रेगनेंसी या डिलीवरी की से जुड़ी किसी वजह से हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि उस शहर शहर का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो MMR है वो 90 है। ठीक। क्लियर।
जिस देश या जिस राज्य का एमएमआर जितना कम होता है, वहाँ की जो हेल्थ सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2014-16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 हो गई है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो कितना है, वो हो गया है हमारा 93, जो कि पहले कितना था, 130 था। आगे अगर और डेटा की बात करें यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर के संकेतकों में गिरावट का रुझान देखा गया। यानी कि जो बच्चों से रिलेटेड जो इंडिसेस होती हैं मॉर्टेलिटी की, उनमें भी गिरावट का एक ट्रेंड देखा गया है। देश की शिशु मृत्यु दर आईएमआर, मैंने बताया था कि आईएमआर हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, अपने जन्म के 1 साल के भीतर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है प्रति 1000 जीवित जन्मों के उसमें, उसको बोला जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। यानी कि प्रति 1000 जन्मों पर होने वाले बच्चों की मौत, जिन्होंने अपना 1 साल का जीवन पूरा नहीं किया है, उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। यानी कि आईएमआर में जो रेफरेंस पीरियड है वो कितना है, 1 साल है। यानी कि 1 साल के अंदर मर जाने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, जो प्रति 1000 बच्चों पर 39 से घटकर 2021 में 27 हो गई है। तो 2021 में 27 हो गई, और नई वाली रिपोर्ट के हिसाब से कितनी हो गई है, 25 हो गई। ये हमको ध्यान रखना है। नवजात मृत्यु दर, यानी कि नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या है, ये क्या है, अपने जन्म के 28 दिनों के अंदर जिन बच्चों की मौत हो जाती है उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो अगर किसी जगह पर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है, कोई गांव है, 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उन 1000 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पहले 28 दिन पूरे करने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, तो उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 26 थी और 2021 में घटकर 19 हो गई है। ऐसे ही अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की बात अगर करें तो ये दो 1000 जन्मों पर 45 थी 2014 में, और 2021 में ये 31 हो गई है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से रिसेंट डेटा ये है UF5MR का, इसका 19 है, और ये शिशु मृत्यु दर का हमारा 27 दिया, लेकिन नई वाली रिपोर्ट के हिसाब से 25 हो गया है। जन्म के समय लिंग अनुपात, यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये क्या है, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ बेसिकली क्या होता है, जन्म के समय लिंग अनुपात का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर 1000 जीवित जन्मे लड़कों की तुलना में जीवित जन्मी लड़कियों की संख्या कितनी है। यानी कि जब एक पर्टिकुलर पीरियड में 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं, तो हर 1000 बच्चों के मुकाबले कितनी जो लड़कियां हैं उनका जन्म हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा जन्म के समय लिंग अनुपात। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल संकेतक है, सोशल इंडिकेटर है, जो ये बताता है समाज में जेंडर इक्वलिटी कैसी है और महिलाओं की स्थिति कैसी है। यानी कि अगर किसी 1 साल में किसी एक पर्टिकुलर शहर या किसी एक पर्टिकुलर गांव में 1000 लड़के पैदा हुए हैं और उसी दौरान 950 लड़कियां पैदा हुई हैं, तो वहां पर जन्म के समय जो लिंगानुपात है, यानी कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, उसको 950 माना जाएगा। वैसे एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि दुनिया भर में ये नेचुरल एक फैक्ट है कि दुनिया भर में जन्म के समय लड़कों की संख्या लड़कियों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रति 1000 लड़कों पर लगभग 950 लड़कियां अगर जन्म ले रही हैं, तो ये एक सामान्य परिस्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर ये आंकड़ा इससे नीचे जाने लगता है और ज्यादा नीचे जाने लगता है, तो इसको चिंता का विषय माना जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो सेक्स सेलेक्टेड अबॉर्शन या कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो सोशल वाइसेस हैं, जो बुराइयां हैं, उनकी ओर ये इशारा करता है। फिलहाल अगर देखें तो जन्म के समय लिंगानुपात कितना था, 2014 में 899 था और सुधरकर 2021 में 913 हो गया है। इसके हिसाब से ध्यान रखना है। कुल प्रजनन दर की बात हम लोगों ने करी थी, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करी थी। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि 15 से 49 वर्ष की आयु में कुल कितने बच्चों को जन्म दे सकती है ऑन एन एवरेज, इसको उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है।
तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.0 पर स्थिर है, जो 2014 में 2.3 से उल्लेखनीय सुधार को दिखाता है। और नई वाली रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया, 1.9 हो गया है। ये नई रिपोर्ट में है, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं 2023 वाली में। तो ध्यान रखना है कि 2021 में 2.0 है, और 2023 वाली जो पीछे पड़ी थी उसमें 1.9 था। इसको भी साथ में ध्यान रखते चले जाना है हम लोगों को। ठीक है। एसआरएस रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि पहले जो एमएमआर 2030 तक 70 से कम का जो टारगेट रखा गया था एसडीजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 राज्य ऐसे हैं जो 2021 में ही इस टारगेट को क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। जो टारगेट 2030 के लिए डिसाइड किया गया था कि जो एमएमआर है उसको 70 से कम लाना है, तो 8 राज्य ऐसे हैं जो 9 साल पहले ही 2021 में इसको 70 से कम ला चुके हैं। और ये कौन कौन से हैं? केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक। केरल में सबसे कम है, 20 है। ध्यान रखना है। ठीक। ऐसे ही U5MR को 2030 तक 25 से नीचे लाने का टारगेट रखा गया था, और इसको अभी 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है वो पा चुकी हैं 2021 में ही, जिसमें से केरल है जिसका 8 है, U5MR, दिल्ली का 14 है, तमिलनाडु का 14 है, जम्मू कश्मीर का 16 है। ऐसे ही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इनके नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। और दो तीन जो सबसे कम वाले हैं इनका नंबर भी अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नाम आपको सबके ध्यान रखने हैं। और कितने हैं? तो 8 ऐसे हैं जो एमएमआर का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, और 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो U5MR का लक्ष्य जो है प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ही NMR यानी कि नियो नेटल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि नवजात मृत्यु दर का एसडीजी लक्ष्य जो था वो 2030 तक 12 या उससे कम रखना था, और इसको 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2021 में ही प्राप्त कर चुके हैं। इसमें भी केरल 4 के साथ टॉप पर है, फिर दिल्ली है 8 के साथ, तमिलनाडु है 9, महाराष्ट्र है 11, जम्मू कश्मीर है 12 और हिमाचल प्रदेश है 12। ठीक। ये भी बताया जा रहा है कि मैटरनल और जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है इसमें कमी लाने में भारत की जो प्रगति है वो वैश्विक औसत से आगे है। यानी कि पूरी दुनिया का अगर देखा जाए एवरेज इसका, तो वो ज्यादा है। भारत उन दुनिया से बेहतर काम कर रहा है, वर्ल्ड एवरेज से बेहतर काम कर रहा है। हमारा ये मॉर्टेलिटी रेट दुनिया के मॉर्टेलिटी रेट से कम है। ठीक। फिर एक चीज यहाँ पर आती है, 7 अप्रैल 2025 को प्रकाशित वर्तमान संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी, यानी कि UNMMEIG। UNMMEIG जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन, इसको UNIGME भी लिखा जाता है। ठीक। और हिंदी में से क्या बोला जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आकलन अंतर एजेंसी समूह। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसीज का एक कॉमन ग्रुप है, जिसका मुख्य काम ये है कि दुनिया भर में जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, जो बाल मृत्यु दर है, उस पर नजर रखना और उसके रिलायबल जो डेटा है उसको तैयार करना। जो UNMIG है इसको लीड कौन करता है? इसको लीड करता है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ इसको लीड करता है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी है? इसमें शामिल संस्थाएं हैं WHO और वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग जो इकोसॉक है, उसका जो जनसंख्या वाला प्रभाग जो सेगमेंट है वो भी इसका जो पार्ट है वो माना जाता है। तो इसको बारे में दिमाग में रखिए इसको। और इसके अनुसार ये जो रिपोर्ट है जो 2023 के लिए जारी की गई थी, इसने कहा है कि भारत की एमएमआर में 2020 से 2023 तक 23 अंकों की कमी आई है। ठीक। भारत की एमएमआर में 2020 से 2023 तक 23 अंकों की जो है वो कमी आई है।
जबकि 1990 से 2023 को अगर कंसीडर किया जाए तो पिछले 33 सालों में 48% की वैश्विक कमी की तुलना में भारत में एमएमआर में 86% की कमी आई है। यानी कि 1990 से 2023 का पीरियड लेने पर जब हमने ग्लोबली देखा पूरी दुनिया के एमएमआर में कितनी कमी आई है, तो पूरी दुनिया के एमएमआर में केवल 48% की कमी आई है, जबकि भारत का एमएमआर में 86% की जो कमी आई है। ठीक। फिर यहीं पर इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी बाल मृत्यु दर आकलन समूह की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज करी गई है। भारत बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी में कमी लाने वाले टॉप परफॉर्मेंस करने वाले देशों में से एक है। ऊपर एमएमआर की बात की थी, अब यहाँ पर आईएमआर की बात कर रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वगैरह की बात कर रहा है, जिसमें U5MR भी शामिल है, IMR भी शामिल है, NMR भी शामिल है। तो इसमें कहा है 1990 से 2023 तक पिछले 33 वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यानी कि U5MR में 78% की कमी आई है, जबकि ग्लोबल लेवल पर केवल 61% की कमी आई, यानी कि भारत जो है वो दुनिया के औसत से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि नवजात शिशु मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 54% की, जबकि भारत में 70% की कमी आई है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो 58% की तुलना में 71% की कमी आई है ग्लोबली, 58% की, और भारत में कितनी है, ज्यादा है उससे। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम, नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार, प्रोग्राम नहीं पुरस्कार। और यहाँ पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो पुरस्कार 2025 के लिए है, उसमें पहली बार ग्राम पंचायतों की डिजिटल इनिशिएटिव्स को, डिजिटल पहलों की मान्यता देने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी शुरू करी है। यानी कि इस कैटेगरी में भी अब प्राइजेस दिए जाएंगे। ये कैटेगरी क्या है, ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों यानी कि इक्विवेलेंट जो दूसरी लोकल बॉडीज हैं वहां पर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेवा वितरण को और डीप और गहरा करने के लिए जमीनी स्तर पर पहल की शुरुआत, यानी कि ये एक नई कैटेगरी शामिल करी गई और इस कैटेगरी में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे, ग्राम पंचायतों वगैरह को दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो बात आ रही जमीनी स्तर पर पहल, इसका मतलब क्या है तो उसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि गांवों और पंचायतों के स्तर पर जो बेसिकली हमारे देश की जो गवर्नेंस है उसका सबसे निचला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट माना जाता है ना, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं ये। अब यहाँ पर जब जमीनी स्तर की बात करते हैं यानी कि ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर जो आम नागरिक है वो सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था से जुड़ता है। ठीक। अब तक बेसिकली क्या था कि जो बड़े बड़े सरकारी विभाग हैं, जो शहर हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब गांवों पर भी फोकस किया जा रहा है। हम लोगों ने लोकल SDGs के बारे में पिछली कल की क्लास में बात की थी, है ना। अब इसमें कैसे दिया जा रहा है, जैसे डिजिटल पहलों को बढ़ावा देना, यहाँ पर जो अगली बात क्या है, यहाँ पर है डिजिटल पहलों को बढ़ावा देना। डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने का मतलब क्या है, कि डिजिटल पहल क्या हो सकती है। तो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, गांव का कोई सरपंच जो है वो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक। पंचायत घर के टैक्स या पानी के बिल का भुगतान ऑनलाइन या QR कोड से लिया जा रहा है। खेती, मौसम या जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और डेडिकेटेड ऐप का इस्तेमाल उस पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे ही गांव में स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड या कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है, ये डिजिटल पहल है। ठीक। और जब ऐसी पहलों को सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऐसी पहलों को पुरस्कृत किया जाता है, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो इससे जो दूसरी पंचायतें हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनको भी एनकरेजमेंट मिलता है। और इस पर्टिकुलर पंचायत को तो राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिला ही मिला, लेकिन इसको देखकर बाकी पंचायतों को भी एक तरीका समझ में आता है, एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट मिलता है। और वो भी, उनको भी लगता है कि अगर वहां पर ये किया जा सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इसीलिए इस कैटेगरी को यहाँ पर शामिल किया गया है इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक।
तो इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित, यानी कि प्रभावी बोले तो क्या हो गया, इफेक्टिव, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, और नागरिक केंद्रित सेवा यानी कि सिटीजन सेंटर्ड सर्विसेज प्रदान करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका को सम्मानित करना है। अब यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी ग्राम पंचायतों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, तो देखिए यहाँ पर जो पुरस्कार है, स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड जो है वो दिया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो महाराष्ट्र के धुले जिले की शिरपुर तालुका की एक पंचायत है। ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इस पंचायत का नाम स्वर्ण पदक किसको मिला है, महाराष्ट्र के धुले जिले की शिरपुर तालुका की रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है। ऐसे सिल्वर जो प्राइज है वो मिला है पश्चिम माजलिशपुर ग्राम पंचायत, जिरानिया आरडी ब्लॉक, पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा को। इनको ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए मिले हैं, जबकि स्वर्ण पुरस्कार वाले को 10 लाख रुपए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला है। जूरी प्राइज मिला है, यानी कि जूरी प्राइज मिला है पलसाना ग्राम पंचायत को, जो गुजरात के सूरत जिले की है। और ऐसे ही उड़ीसा के क्योंझल जिले की सुआकाटी ग्राम पंचायत को भी जूरी प्राइज मिला है। ये तीनों जो प्राइजेस हैं आपको ध्यान रखने हैं, किसको कौन सा प्राइज मिला है। और ये जो पुरस्कार दिए गए हैं, ये दिए गए हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ, और 28वां था ये। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये ध्यान रखिए उसका आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आयोजन किसके द्वारा किया गया, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी के सहयोग से किया गया है। फिर आगे जाते हैं, महाराष्ट्र की झुडपी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित किया। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। झुडपी जंगल क्या होता है, वन भूमि क्यों घोषित किया, तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय जमीन का एक टुकड़ा है। ठीक, एक बड़े शहर से भी बड़ा जमीन का टुकड़ा है, जहां पर घने पेड़ नहीं है बल्कि छोटी छोटी झाड़ियां और घास फूस उगी हुई है। तो ऐसी जमीन जहां पर घना जंगल नहीं है, बहुत बड़ी जमीन है, वहां पर ना कोई घना जंगल है बल्कि झाड़ियां और केवल घास है, छोटी छोटी झाड़ियां या घास है, इसी को झुडपी जंगल कहा जाता है। ठीक, इसी को महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, झुडपी जंगल कहा जाता है, झाड़ियों वाला जंगल कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पर ये कोर्ट में मामला क्यों था, क्योंकि कई सालों से महाराष्ट्र की सरकार और जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उनके बीच इस बात पर झगड़ा चल रहा था कि इस जमीन को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए, या विकास के लिए इसको खाली जमीन माना जाए, या जंगल माना जाए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये खत्म कर दिया मामला। बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ इलाका है, विदर्भ इलाका अपने सूखे के लिए मशहूर है। ठीक, विदर्भ का जो इलाका है वहां पर मुख्यतः नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली तो नक्सली से भी पीड़ित है, भंडारा, वर्धा हम जानते ही महात्मा गांधी जी के नाम से, और गोंदिया, ये जो 6 जिले हैं, फिर से बोल देता हूँ, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा और गोंदिया जो है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जमीन है। और ये जमीन बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में थी, लेकिन इस पर प्राकृतिक रूप से झाड़ियां और छोटे मोटे पेड़ उगे हुए थे। और क्योंकि एक घने जंगल ऐसा नहीं दिखता था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो राज्य सरकार थी और जो लोकल लोग थे वो ये मानते थे कि ये जमीन जंगल तो है नहीं, क्योंकि घना बड़े बड़े पेड़ नहीं है, केवल झाड़ियां होगी, तो वो ये मानते थे कि ये जंगल नहीं है। इसलिए जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए, माइनिंग वगैरह के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए और दूसरे डेवलपमेंट कामों के लिए किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, यानी कि जो पर्यावरणविद थे, उनका ये कहना था कि भले ही ये घना जंगल नहीं है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो रहती है, ग्राउंड वाटर को ये जमीन रिचार्ज करती है, और ये इस पूरे इलाके की इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इनको काट दिया गया, जो भी झाड़ियां वहां पर इनको काट दिया गया, तो एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर ये मामला कोर्ट जाता है। कई दशकों से, कई डिकेड से यहाँ पर ये चल रहा था, ये डिसाइड करने के लिए जमीन का नेचर क्या है, जमीन का मालिक किसको माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और इसको जंगल
घोषित कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है, ये मत समझिए कि मैं केवल यहाँ पर ज्ञान बघाड़ने के लिए बता रहा हूँ। करंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है वहां के लिए भी जरूरी है ये, ठीक। ये 86,000 हेक्टेयर जमीन है जो ये अब क्या आ गई है, ये वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आ गई है। हम जानते हैं कि ये बहुत ही सख्त कानून है और जंगलों की सुरक्षा करता है। यहाँ पर इस जमीन का इस्तेमाल अब किसी भी दूसरे पर्पज के लिए करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। इसमें ना कोई फैक्ट्री लगा सकता है, ना कोई सड़क बना सकता है, ना कोई माइनिंग कर सकता है, ना घर बना सकता है। और अगर ऐसा उसको करना है तो उसको केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी, सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट जीत मानी जा रही है, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में फैली 86,000 हेक्टेयर झुडपी जंगल भूमि को लेकर दशकों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जो डिसीजन है उसको देते हुए कहा कि ऐसी जमीनों को वन भूमि माना जाएगा और इनका कोई भी गैर वन उपयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति और न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही किया जा सकेगा। झुडपी शब्द हम लोग जान ही चुके हैं, मराठी में झाड़ियों या झाड़ीदार भूमि के लिए उपयोग होता है। और विदर्भ के 6 जिले नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा और गोंदिया में जमीनें बहुत बड़ी संख्या में मानी पाई जाती हैं, ठीक। क्लियर। अब आगे चलते हैं। 1960 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर इन भूमि को गुलचरान वगैरह के रूप में दर्ज किया गया, जहाँ पर जानवरों को चराया वगैरह जाता था। जबकि विदर्भ में इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो ऐसे इनकी कानूनी स्थिति लंबे समय तक अस्पष्ट थी, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मुझे बताइए अंगोला कहाँ पर है ना। तो अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लॉरेक को भारत की यात्रा पर रहे 1 से 4 मई 2025 तक। लिस्टिंग कर लेंगे ना एक सीक्वेंस के साथ, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना कि भाई इन राष्ट्राध्यक्षों के भारत में आने का क्रम बताइए। या कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई बताओ अगस्त में इनमें से कौन भारत की यात्रा पर था, या अगस्त में हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पे गए थे। तो ये 4 5 10 मैक्सिमम होते हैं। आप इनका एक लिस्टिंग कर लेंगे तो आपको ये आसानी से ध्यान रहेगा क्रम, और एग्जाम में अगर ऐसा बाई चांस दोबारा से आ गया तो आप आसानी से उसको टैकल कर लेंगे, ठीक। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि अंगोला जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और साउथ वेस्ट अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। तो अगर हम अफ्रीका को देखें तो इस तरीके का हमारा अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट लगभग इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है, यहाँ पर इस जगह पर हमारा जो है, जो अंगोला है वो सिचुएटेड है, अंगोला सिचुएटेड है। अंगोला की जो सीमाएं हैं ये कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ मिलती है, जाम्बिया से, नामीबिया से मिलती है, मैप में देखिएगा, ठीक। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर उसके तट पर स्थित है। कॉन्गो जाम्बीजी जैसी नदियां यहाँ पर बहती हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। तो ये अंगोला के राष्ट्र जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे, राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरक को भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक। यहाँ पर अगर देखें तो भारत और अंगोला जो है ये अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 40वीं वर्षगांठ जो है वो इस साल मना रहा है। एक सेकेंड। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1985 में दोनों देशों के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो शुरू हुए थे, ठीक। यहाँ पर कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें अगर देखें तो आयुर्वेद और दूसरे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, मेडिसिनल जो पैथीज हैं, चिकित्सा प्रणालियां हैं, उनके क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और अंगोला गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हुआ, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका 123वां सदस्य जो है वो बन गया। भारत सरकार ने डिफेंस परचेजेस के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यानी कि भारत अंगोला को 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन देगा, किस लिए, डिफेंस परचेजेस के लिए। दोनों देशों के बीच 2022-24 में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 4.192 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक। भारत बेसिकली क्या है, भारत जो है वो अंगोला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भारत दुनिया में
पहले उन देशों में शामिल है जिन्होंने अंगोला को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है। फिर है कोझिकोड जो है वो डब्ल्यूएचओ के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। यहाँ पर अगर देखें तो केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। शहर का नाम ध्यान रखना है। अब ये बेसिकली है क्या? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीजन कम्युनिटीज बेसिकली क्या है? तो ये डब्ल्यू के द्वारा शुरू किया गया ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर के शहरों और दुनिया भर की कम्युनिटीज को ऐसा बनाना जहां जो बुजुर्ग लोग हैं वो सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और सक्रियता के साथ एक बेहतर जीवन जी सकें। ठीक। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पार्क या चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स बनाते हैं ना, वैसे ये नेटवर्क क्या है? ये नेटवर्क पूरे शहर को सीनियर सिटीजन फ्रेंडली या एल्डरली फ्रेंडली या ओल्ड एज फ्रेंडली या बुजुर्ग फ्रेंडली बनाने पर जोर देता है। और इसका काम है कि ये इंश्योर करने का काम करता है कि बढ़ती जो उम्र है वो किसी के लिए बोझ ना बने, बल्कि ये लोग समाज के एक सक्रिय हिस्से के रूप में रहे और अपने अनुभव का इस्तेमाल समाज के फायदे के लिए करें। कैसे बनाते हैं? जैसे पार्कों में बैठने के लिए आरामदायक बेंचें हो, इनके लिए सुरक्षित फुटपाथ हो, ऐसा फुटपाथ ना हो जहाँ पर इनको चढ़ने उतरने चलने फिरने में दिक्कत हो। सार्वजनिक जो इमारतें हैं जहाँ पर कभी इनको जाना हो, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अब तो खैर डिजिटलाइज हो गया, लेकिन अभी से 2-3 साल पहले भी अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग पेंशनधारी है तो आपको पता होगा कि उनको साल में एक बार नवंबर के महीने में जाना होता था लाइफ सर्टिफिकेट देने, ट्रेजरी में या अपने डिपार्टमेंट में। और अक्सर ऐसा होता था कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे हैं, उनको दूसरी तीसरी मंजिल में जाना पड़ रहा है, या बिल्डिंग में एंटर करने के लिए ही सीढ़ियों को चढ़ना पड़ रहा, जिनमें उनको दिक्कतें आती थी। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि नहीं, उनके लिए आप रैंप का निर्माण करेंगे जिससे कि उनको चढ़ने में आसानी हो, या लिफ्ट की फैसिलिटी वहां पर एटलीस्ट प्रोवाइड करें। बसों में उनको चढ़ने के लिए जो है वो कम ऊंचाई वाली सीढ़ियां हों, उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स हों, और जितने भी स्टॉप्स हैं उनकी स्पष्ट जानकारियां जो हैं वो लिखी हो, जिससे उनको कोई भी असुविधा ना हो। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित, किफायती और आसान जो आवास है उसका भी यहाँ पर है। उनकी सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्लब प्रोग्राम्स और दूसरी एक्टिविटीज आयोजित करना भी इसका पार्ट है। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली इन सबको क्यों किया जा रहा है कि समाज में जो बुजुर्ग है वो अपने आप को अलग थलग ना समझें, उनका सम्मान बना रहे, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और उनको समाज की हर गतिविधि में शामिल किया जाए, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। और इसमें जो भी शहर इन सब मानदंडों को पूरा करता है उनको इस नेटवर्क में शामिल कर लिया जाता है, और दुनिया भर के सैकड़ों शहर जो है इस नेटवर्क का हिस्सा है। और अब हमारे केरल का जो कोझी कोड है वो कोझी कोड भी इस नेटवर्क का हिस्सा जो है वो बन गया है। ये जो मान्यता है, रिकॉग्निशन है, ये कोझिकोड नगर निगम द्वारा सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी और उनके सोशल इंक्लूजन यानी कि सामाजिक समावेश के लिए किए गए प्रयासों के कारण मिली है। इसके पहले कोच्चि को शामिल किया जा चुका था, और कोच्चि के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला ये दूसरा भारतीय शहर है। तो इस नेटवर्क में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? एक कोच्चि है और दूसरा कौन है? कोझिकोड है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक। अब इसके पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई थी, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो एफ AFCC है, यानी ये बेसिकली WHO का एक ग्लोबल इनिशिएटिव, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 में की गई थी। और इस नेटवर्क में 50 से ज्यादा देशों के सैकड़ों जो शहर हैं वो शामिल हैं। ठीक है। अब WHO के बारे में बात यहाँ पर आ जाती है, तो WHO हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए जिम्मेदार होती है। हम इसको दुनिया का डॉक्टर बोल सकते हैं। WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है। 1948 को की गई थी, और इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है?
वो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है? वो स्विट्जरलैंड में है। और लगभग सभी देश 194 के आसपास इसके सदस्य हैं अभी। अगला है हमारा उड़ीसा सरकार की शहरी विकास के लिए अंकुर पहल। तो ये उड़ीसा सरकार की एक पहल है। और यहाँ पर ये जो अंकुर पहल है, इस अंकुर पहल का जो मतलब है वो क्या है? तो अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन और रिफॉर्म, ये बेसिकली अर्बन इनोवेशंस और डेवलपमेंट को गति देने के लिए उद्देश्य से एक पहल है जो उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। इसको जो है वो बना कर रहा है। ये पहल आवास और शहरी विकास विभाग यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट, सस्टेनेबल और सिटीजन सेंटर्ड शहरों का निर्माण करना, यानी कि स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित शहरों का निर्माण करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ओडिशा की जो शहरी जनसंख्या है 2036 तक 3 गुना बढ़ने की संभावना है। और ऐसी ही वजह से जो अंकुर है उसको एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में डिजाइन किया जा रहा है ताकि इन डेमोग्राफिक जो चेंजेस है उनसे निपटा जा सके। ठीक। अब ये जो इनिशिएटिव है 4 प्रमुख क्षेत्रों कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण, नॉलेज एंड रिसर्च यानी कि ज्ञान और अनुसंधान कार्यान्वयन, समर्थन और नवाचार पर केंद्रित है। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री ने विकसित ओडिशा के तहत 2036 तक शहरीकरण दर को 17% से बढ़ाकर 40% और 2047 तक इसे 60% करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। और अंकुर योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? अंकुर योजना का जो उद्देश्य है वो 2036 तक $5,000 बिलियन और $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। किसे? ओडिशा को। ठीक है। क्या उद्देश्य है? 2036 तक $5,000 बिलियन और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है अंकुर योजना के तहत ओडिशा को। फिर है हमारा चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन, यानी कि एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी। स्वदेशीकरण केंद्र का सीधा सा मतलब ये है कि हम इसका इंडिजिनाइजेशन करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ड्रोन, ड्रोन के उपकरण और जितनी भी चीजें हैं वो भारत में ही निर्मित हो और उन्हीं से ड्रोन का निर्माण किया जाए। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस के कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा यानी कि एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ठीक, ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस के। ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस के। ठीक। उद्घाटन के साथ ही मंत्री ने 300 एक्सीलेंस सेंटर्स, 300 एक्सीलेंस सेंटर या 300 उत्कृष्टता केंद्र का भी अनावरण किया जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से ड्रोन के इनोवेशन और उसकी ट्रेनिंग को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर अगर देखें तो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ड्रोन उड़ेगा ना तो सिविल एविएशन के अंतर्गत आएगा ना, उसके द्वारा अप्रूव ट्रेन द ट्रेनर। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। जैसे हमारे पास ड्रोन दीदी योजना है ना। ड्रोन दीदी योजना में क्या है? यहाँ पर महिलाओं को, अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, महिलाओं को ड्रोन संचालन में ट्रेन किया जाएगा। अब ट्रेन करने के लिए ट्रेनर चाहिए होगा, तो ट्रेनर को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनर कोई सीख के तो आता नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ट्रेनर्स हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनको ड्रोन शिक्षा में यानी कि ड्रोन एजुकेशन में उनको कुशल बनाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ठीक। अब ये जो पहल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के विजन को पूरा करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमको एक और पॉइंट मिला कि भारत को वैश्विक ड्रोन हब में कब तक बदलने का टारगेट जो है वो सेट किया गया है? 2030 तक भारत को जो है वो वैश्विक ड्रोन हब में बदलने का टारगेट सेट किया गया है। और चेन्नई में जो एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा है, आकार से हमको मतलब नहीं है, इसका उत्पादन क्या है? इसका लक्ष्य है कि 2026 तक 1 लाख ड्रोनों का उत्पादन किया जाए, जिनमें अब तक 4,000 ड्रोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। ठीक है।
फिर आगे चलते हैं। यह पहल जो है वो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को सशक्त बनाते बनाते हुए युवाओं, स्टार्टअप और कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अच्छा, जो द ट्रेनर प्रोग्राम है, बेसिकली प्रशिक्षण में विशेषज्ञ बनाने के लिए शुरू किया है, और इससे ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण यानी कि ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। ड्रोन दीदी योजना के बारे में बात कर लें, एक इंपॉर्टेंट योजना है, तो नमो ड्रोन जो योजना है, नमो ड्रोन दीदी जो योजना है, बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी पहल है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ड्रोन पायलट बनाकर उनको एम्पावर्ड करना है। क्या करना है? ग्रामीण महिलाओं को बनाया जाएगा ड्रोन पायलट, और इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जो SHGs हैं या स्वयं सहायता समूह है, उनसे जुड़ी महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, उसके रखरखाव करने और उसके डेटा को एनालाइज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है नमो ड्रोन दीदी का? महिला सशक्तिकरण है पहली बात, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनके लिए रोजगार और इनकम का एक नया सोर्स डेवलप करना है, जिससे कि वो क्या बन जाए? लखपति दीदी। है ना, आपने कई बार ये नाम सुना होगा। वो लखपति दीदी बन जाए। साथ ही साथ कृषि का आधुनिकीकरण करना, ड्रोन का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल करके फसल पर कीटनाशक छिड़के जा सकते हैं, और भी कई सारे काम किए जा सकते हैं। तो इस तकनीक का उपयोग खेती किसानी में बढ़ाना, जिससे किसानों की लागत कम हो और फसल की पैदावार क्या हो? अच्छी हो। नमो ड्रोन दीदी की जो घोषणा करी गई थी, वो करी गई थी 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। और 2024-25 से 2025-26 तक लागू करने की आधिकारिक मंजूरी इसको बाद में दे दी गई थी। इस योजना के तहत सरकार जो है वो 1261 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और 15,000 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और इस पहल से माना जा रहा है कि हर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके लिए साल में कम से कम 1 लाख रुपए की एडिशनल जो इनकम है वो जनरेट होगी, जिससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जनरेशन में यानी कि सतत आजीविका के सृजन में योगदान जो है वो मिलेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान स्थित खीचन और मेड़ार रामसर आर्द्र भूमि घोषित की गई है। मैंने अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की, पहला वीडियो था शायद, जहां पर इनके बारे में बात की थी, और मैंने पूछा था कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि रिसेंटली कौन सी आर्द्र भूमियों को रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रामसर आर्द्र भूमि बेसिकली क्या है? तो रामसर आर्द्र भूमि एक इंटरनेशनल एक समझौता है, जिसे दुनिया भर की जो वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां हैं उनको बचाने के और उनके सही तरीके से उपयोग करने के लिए बनाया गया है। अब आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड क्या होती है? तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो है वो एक जमीन का ऐसा हिस्सा होता है जो साल भर या साल के कुछ महीनों तक पानी से भरा रहता है, जैसे झीलें हो गई, तालाब हो गए, नदियां, डेल्टा, दलदल, मैंग्रोव के जंगल। है ना, वैसे हम लोग लिख लेते हैं। झीलें, वेटलैंड क्या है? झीलें, तालाब, नदियां, डेल्टा, दलदल, मैंग्रोव जंगल। है ना, शर्त क्या है कि पूरे साल या साल के कुछ महीने इनमें पानी भरा होना चाहिए। अब ये जो समझौता है बेसिकली 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में हुआ था, और ये लागू कब हुआ? 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करिएगा। 21 दिसंबर 1975 से ये लागू हुआ था, और हुआ कब था? 2 फरवरी 1975 को। और इसी की याद में हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है वो मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत जो है, भारत इस संधि में शामिल होता है काफी बाद में। 1 फरवरी 1982 को भारत इस संधि में शामिल हुआ था।
सॉरी, एक, हाँ, 1 फरवरी 1982 को भारत इस संधि में शामिल हुआ था। और भारत की जो पहली आर्द्र भूमि है वहां पर वो थी चिल्का झील, जिसको 1 अक्टूबर 1981 को इसका दर्जा दिया गया था वेटलैंड का। भारत की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है वो सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में 4,23,000 हेक्टेयर में फैली हुई है। सबसे छोटी जो है वो वेम्बनूर वेटलैंड है, कॉम्प्लेक्स जो 19.746 हेक्टेयर की, और उसके बाद नंबर आता है 20 हेक्टेयर वाली रेणुका झील का। ठीक। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स है, मैंने पूछा था, तो सबसे ज्यादा वेटलैंड जो है वो तमिलनाडु में है। इस समय 20 वेटलैंड तमिलनाडु में है, और यूपी में 10 वेटलैंड है, और यूपी वेटलैंड की संख्या में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक। कुल वेटलैंड कितनी हो गई है इस समय भारत में, मुझे कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, लिखा ही हुआ है, क्या बताना। यहाँ पर देखें तो भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान की दो आर्द्र भूमियों, खीचन जो कि फलोदी में है और मेड़ाल जो कि उदयपुर में है, इनको रामसर साइटों की सूची में शामिल किया है। और इस घोषणा के साथ साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। एनवायरनमेंट की शीट में इसकी पूरी डिटेल आपको है। ठीक। अब यहाँ पर नवीनतम घोषित जो दो वेटलैंड्स हैं, इनमें जो खीचन फलोदी राजस्थान है, बेसिकली ये डेमोसेल क्रेनों को आकर्षित, क्रेन मतलब सारस को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। और सेंट्रल एशियन फ्लाई वेपर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका एक प्रमुख पड़ाव है। बर्ड वाचिंग पर्यटन केंद्र का केंद्र है, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे लाभ मिलता है कि जो टूरिस्ट हैं, जो बर्ड वाचर्स हैं, वो आते हैं यहाँ पर इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए, इससे कि यहाँ का टूरिज्म बढ़ता है। वही मेड़ाल जो कि उदयपुर राजस्थान में, इसको बर्ड विलेज या पक्षी गांव के रूप में जाना जाता है। 150 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज या पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है, इसमें फ्लेमिंगो, पेलिकन, स्टार्क वगैरह शामिल है। ये क्षेत्र कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से सक्रिय रूप से संरक्षित भी है। तो ये नाम एटलीस्ट तो ध्यान रखिए ही रखिए। फिर है दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क, या हम इसको बोल सकते हैं ई वेस्ट पार्क। भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कहाँ पर बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाया जाएगा ये सुविधा। ये बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें तो हमको पहले पता होना चाहिए कि ई कचरा क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है। तो ई वेस्ट को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बेसिकली क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सभी पुराने, खराब और बेकार बिजली के और इलेक्ट्रॉनिक जो 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 इक्विपमेंट्स है वो सारे आते हैं, जिनका आप इस्तेमाल, क्योंकि वो बेकार और खराब हो चुके हैं तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको कचरे में फेंक देते हैं। जैसे, अच्छा, इसमें वो सभी चीजें शामिल है बिजली से या बैटरी से चलती हैं, जैसे खराब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, चार्जर, केबल, वीडियो गेम, हेडफोन, डीवीडी प्लेयर, स्पीकर, पुरानी बैटरी, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, ये सारी चीजें जो बिजली से या बैटरी चलती हैं वो सब ई वेस्ट की कैटेगरी में आता है। ये बड़ा खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है? ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है इस समय, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कचरा, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी और नए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं और पुराने को फेंक देते हैं। उपभोक्तावादी जमाना आ गया है। ठीक। ये जो ई कचरा है, जैसा मैंने बताया कि बड़ा खतरनाक है, तो ये नॉर्मल जो कचरा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। और अगर इसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता है तो ये एनवायरनमेंट के साथ साथ जो मानव स्वास्थ्य है, ह्यूमन हेल्थ है, दोनों के लिए खतरनाक हो जाता है। अब एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक कैसे? जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं। जहरीले पदार्थ जैसे इसमें लेड होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है, और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जैसे केमिकल्स इसमें होते हैं। तो जब इस कचरे को जमीन में दबाया जाता है तो ये जो केमिकल्स हैं उससे निकलकर धीरे धीरे जमीन में, जमीन की मिट्टी में, और जमीन के ग्राउंड वाटर में, बारिश होगी तो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, पानी के साथ मिलकर उसको जहरीला बना देते हैं। ठीक। इसके अलावा जब कबाड़ कबाड़ के लोग या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो इस ई कचरे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर लगा होता है छोटा छोटा, तो उसको तोड़ते हैं और उससे तांबा वगैरह दूसरी धातुएं निकालने के लिए उसको डिस्पोज करते हैं। तो जब इस तरीके के धातुओं को निकालने के लिए इसको जलाते हैं, है ना, तो इससे क्या निकलेगा? इससे निकलने वाला धुआं हवा में जाएगा और हवा में जहरीली गैसें फैलती हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। मानव के लिए गंभीर बीमारियों का कारक है।
जैसे पारा जो है, हम जानते हैं पारा जो है वो दिमाग को और जो किडनी है उसको नुकसान पहुंचाता है। लेड बच्चों के दिमागी विकास को रोकता है। नर्वस सिस्टम पर बड़ा बुरा असर डालता है। कैडमियम जो है वो भी किडनी के लिए खराब है। हड्डियों को कमजोर करता है। ये कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। अगर इन रसायनों के, इन केमिकल्स के संपर्क में रह जाए तो कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो कचरा है इसको एक नॉर्मल जो कूड़ादान है वहां पर फेंकना खतरनाक होता है। और इसका सही तरीके से कलेक्शन और साइंटिफिक रिसाइकलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक इको ई वेस्ट का जो इको पार्क बना है, ये यही काम करेगा। ये कचरे को कलेक्ट करेगा, उनको सेग्रीगेट करेगा, रिफर्बिश करेगा, डिसमेंटल करेगा, रिसाइकल करेगा। ये सब काम यहाँ पर किए जाएंगे, है ना। तो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्वच्छ शहरी जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये कहाँ बनाई जाएगी? ये उत्तर दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाई जाएगी। और उसको सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी वही है हमारे पास क्या, रीयूज, रिसाइकिल, है ना, ट्रिपल आर वाली जो है, RRR वाली हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, उसकी दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक। अब यहां पर अगर देखें तो ये पूरे भारत में प्रस्तावित 4 ई वेस्ट इको पार्क्स में से एक है। पूरे भारत में प्रस्तावित 4 ई वेस्ट इको पार्क्स में से एक है। दिल्ली में है ये, मुंबई और बेंगलुरु में भी ये जो है वो प्रपोज्ड है। और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ढांचे में तैयार किया जाएगा। और ये हर साल 51,000 टन ई वेस्ट को जो है वो प्रोसेस करने की कैपेसिटी इसकी होगी। और ये ई वेस्ट मैनेजमेंट जो जो रूल्स हैं 2022, उसमें लिस्टेड 106 कैटेगरीज के कचरे को ये कवर करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। ठीक। इस परियोजना से 350 करोड़ से अधिक का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होने की उम्मीद है, जो दिल्ली की ग्रीन इकोनॉमी को बल देगा और भारत के दूसरे शहरों के लिए एक मॉडल बनकर उभरेगा। फिर आते हैं सिमली पाल टाइगर रिजर्व। भारत का 107वां नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात अगर करें तो टाइगर रिजर्व जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाए जाते हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत सरकार द्वारा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम था। और इसको 1973, 1973 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया था। नाम ध्यान रखिएगा आप, उत्तराखंड के जिम, तब तो उत्तराखंड नहीं था, तब तो उत्तर प्रदेश का ही भाग था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो बंगाल टाइगर है उसको बचाना, विलुप्त होने से बचाना इसका ऑब्जेक्टिव था। बाघों के लिए एक सुरक्षित और एक नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास को सुनिश्चित करना। और केवल बाघों को ही नहीं बल्कि उनका पूरा जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना, क्योंकि बाघ बचाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम बाघों के शिकार को ना बचाएं, बाघों के आवास क्षेत्र को ना बचाएं। तो यहाँ पर शिकार के लिए जानवर, जंगल और जो वाटर सोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पर बचाना शामिल था। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका प्रबंधन, इसको मैनेज कौन करता है? NTCA करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। और यहाँ पर बनाए जाते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या होते हैं? टाइगर रिजर्व स्पेशली कंजर्व्ड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर्स यानी कि बाघों और उनका जो हैबिटेट है यानी कि उनका जो आवास है उसके कंजर्वेशन के लिए नोटिफाई किया जाता है। ठीक है। अब हर टाइगर रिजर्व में दो एरियाज होते हैं, एक कोर एरिया होता है और एक बफर एरिया होता है। कोर एरिया जो है वो भीतर और सबसे सुरक्षित एरिया होता है, जहाँ किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो परमिटेड नहीं होती है। ना तो कोई टूरिस्ट जा सकता है, ना कोई लोकल किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने जा सकता है, सब बना होता है। ठीक, ये एरिया एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा अपने अंदर रखता है।
दूसरा एरिया होता है बफर, ये बाहरी एरिया होता है। कोर एरिया के चारों तरफ का एरिया होता है बफर एरिया। यहाँ कंजर्वेशन को प्रायोरिटी तो दी जाती है, लेकिन जो लोकल है उनके साथ मिलकर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज की अनुमति भी होती है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोर एरिया पर डायरेक्ट ह्यूमन जो प्रेशर है उसको कम करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे ही हमारा जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को अब नेशनल पार्क के रूप में नोटिफाई किया गया। तो अभी तक तो ये टाइगर रिजर्व था, और अब क्या बना दिया गया है? इसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के 35(4) के तहत राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया। धारा वारा नहीं याद रखनी। ये अब क्या है? ये उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है, जिसके जो एरिया है वो 845.70 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक। इसका बाकी 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो हिस्सा है वो वन्यजीव अभयारण्य माना जाएगा, यानी कि पूरा जो इलाका है वो बड़ा है। उसका 84.570% जो 70 एरिया था वो टाइगर रिजर्व था, उसको नेशनल पार्क बना दिया। और बाकी जो इस बचा हुआ हिस्सा है उसको जो है वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रूप में ही रखा जाएगा। यह देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर भितरकनिका के बाद दूसरा नेशनल पार्क है। इसके पहले उड़ीसा में केवल एक नेशनल पार्क था, भितरकनिका, और अब उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 2 नेशनल पार्क हो गए हैं। ठीक। यहाँ पर अगर देखें तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, और जंगली मेलेनिस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र आवास है। अब यहाँ पर एक नया टर्म हमारे पास आ जाता है, मेलेनिस्टिक टाइगर्स। मेलेनिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं? तो मेलेनिस्टिक टाइगर बेसिकली क्या होता है? अगर हम नॉर्मल एक टाइगर की बात करें, तो नॉर्मल अगर हम टाइगर देखें तो टाइगर की खाल पर एक नारंगी या पीला बैकग्राउंड होता है, और उस पर काले रंग की धारियां पड़ी होती हैं। अब मेलानिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें किसी बाघ में मेलानिज्म नाम के जीन का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और मेलानिज्म नाम के जीन का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो उसकी बॉडी पर मेलानिन जो है वो ज्यादा हो जाता है। मेलानिन हम लोग जानते हैं क्या होता है, पिगमेंट जो त्वचा पर है वो होता है। और इसकी वजह से जो काला रंग है उसका एक्सेस हो जाता है, एक्सेस पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है। तो यहां अगर देखें तो इनमें काली धारियां जो है वो ज्यादा काली हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा चौड़ी होकर लगभग आपस में मिल जाती हैं, जिससे इनका पूरा शरीर जो है वो लगभग काला, गहरा काला दिखने लगता है। ठीक है। और इस वजह से इनको ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ब्लैक टाइगर भी बोला जाता है। ये अलग नहीं है, बल्कि जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसका जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, उसी का एक जेनेटिक वेरिएशन है। और ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं यहीं पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो इनका मुझे लगता है कि आपको अब ध्यान रहेगा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की एक और खास बात हमारे सामने क्या है। ठीक है। अब सिमलीपाल में बेसिकली 40 रॉयल बंगाल टाइगर जो हैं वो पाए जाते हैं। 40 जो हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, और 25% हाथी जो उड़ीसा के हैं वही सिमलीपाल में ही जो है वो रहते हैं। ठीक। अब इसके अलावा बाकी चीजें तो सिंपल हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं इससे हमको यहाँ पर ज्यादा मतलब नहीं है। अब आगे है हमारे पास महाराष्ट्र का जो डीपीएस फ्लेमिंगो झील रिजर्व घोषित किया गया है। तो शहरी भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने नवी मुंबई के डीपीएस वेटलैंड फ्लेमिंगो झील को एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। कंजर्व्ड रिजर्व एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया है इसको। पहली बार है जब ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ी किसी वेटलैंड को औपचारिक संरक्षण का दर्जा यहाँ पर मिला है। तो ये ठाणे फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ी हुई है। इससे नवी मुंबई की नाजुक वेटलैंड इकोसिस्टम को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के निकट है, और ये प्रवासी यानी कि माइग्रेटरी फ्लेमिंगो बर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर। बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं। फिर नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए का उद्घाटन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना, और डिसीजन मेकिंग और ऑफिशियल जो जो एक संवाद है, कम्युनिकेशन है या डायलॉग है, उसमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक। ये बेसिकली क्या कर रहा है, भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ क्या है, उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराना, सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भारतीय भाषाओं में लाना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक। भारतीय भाषा और हिंदी के बीच सार्वभौमिक अनुवाद प्रणाली को एम्पावर करना, सशक्त बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त कर इंक्लूसिव गवर्नेंस सिस्टम को एस्टैब्लिश करना। केंद्रीय बजट में इस पहल के लिए 56 करोड़ का प्रावधान किया है 2024-25 में। आधिकारिक भाषा नियम 1976 के अनुसार क्षेत्रगा जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के साथ जो कम्युनिकेशन होता है मुख्यतः अंग्रेजी में होता है। कई दशकों से शिकायत रही कि क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान नहीं मिल रहा है, और इसीलिए ये जो है ये किया गया है। ठीक। फिर हमारे पास अगला जो है वो आ जाता है तमिलनाडु का धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित, अभी हम लोगों ने देखा थाड़े क्रीक वाला, और अब यहाँ पर एक और आ जाता है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी जो कि रामनाथपुरम जिले में आती है, ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है सैंक्चुरी घोषित किया है। ये 524.7 हेक्टेयर एरिया में फैली और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है। ये जो सैंक्चुरी है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर मौजूद है, और 10,700 से ज्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 2023-24 की आर्द्रभूमि पक्षी सर्वेक्षण के अनुसार 10,700 से ज्यादा पक्षी दर्ज किए गए हैं, 128 प्रजातियां शामिल हैं। बस इतना, और ज्यादा इसमें नहीं करना। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि तेलंगाना जो है वो अनुसूचित जाति का सब क्लासिफिकेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना। हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था, उसका बैकग्राउंड ये है कि देखिए हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह को रिजर्वेशन मिला हुआ है। ओबीसी को तो बाद में मिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उसके पहले ही मिला हुआ है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो शेड्यूल कास्ट को 15% का आरक्षण मिला हुआ है। अब शेड्यूल कास्ट में सब ग्रुप्स बन गए हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पहले से आरक्षण लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना चुके हैं, और ये एक जो सब ग्रुप बन गया है जो बाकी शेड्यूल कास्ट के दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले ज्यादा सक्षम हो गया है, ज्यादा पैसे वाला हो गया है। ये अपने आप को एलिट मानने लगा है और अपनी ही कैटेगरी के दूसरे शेड्यूल कास्ट की जो ग्रुप्स हैं उनके और जो लोग हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। अब अपने अंदर उनको ही अछूत मानना शुरू कर चुका है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशन है वो ये दिखा रही है कि एक रिजर्व्ड कैटेगरी जो शेड्यूल कास्ट की है, इसके अंदर ही एक ऐसा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो चुका है जिसमें कुछ लोग आरक्षण का लाभ लेके अपनी स्थिति सुधार चुके हैं और उसके बावजूद भी लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वहीं कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन कम्युनिटीज में अभी भी आरक्षण का लाभ उतना नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए, और अभी भी पिछड़े हैं और लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और एक डायरेक्शन दिया था राज्यों को कि वो आरक्षण का, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का सब क्लासिफिकेशन करें, और आरक्षण के अंदर जो कैटेगरीज अभी भी आरक्षण का बेनिफिट जो नहीं ले पा रही हैं, वो अब क्या करें, वो अब उनके लिए मौजूदा आरक्षण में ही सब कैटेगरी बनाकर उनको आरक्षण प्रदान करें। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को 15% का आरक्षण है, उसी 15% से ही डिस्ट्रीब्यूट उनके ऊपर किया जाएगा, यानी कि 15% को नहीं बढ़ाया गया है। उसी 15% को शेड्यूल कास्ट के अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज बना बनाकर उनके बेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उनको अब इस अकॉर्डिंग मिलेगा। और तेलंगाना जो है वो अनुसूचित जातियों के इस सब कैटेगराइजेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को, 14 अप्रैल को किस महापुरुष का जन्म दिवस है मुझे कमेंट में बताइए।
तेलंगाना अनुसूचित जातियां आरक्षण का युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन अधिनियम 2025 को लागू करते हुए गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया। और यहाँ पर मौजूदा 15% शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को 59 सब जो इसकी जातियां हैं उनके बीच में 3 समूहों में बांटकर उनको आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर न्याय संगत तरीके से लाभ वितरित किया। यहाँ पर इसमें लोकुल समिति और इसके लिए सरकार ने जस्टिस रामचंद्र राजू और उषा मेहरा के उस पे एक समिति बनाई थी जिसने यहाँ पर रिकमेंडेशंस वगैरह दी थी। और उन रिकमेंडेशंस के आधार पर ये नीचे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टेबल ये दिया गया है। यहाँ पर 59 जो सब कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है कि वो कितना पिछड़े हैं। तो समूह एक में शेड्यूल कास्ट की उन 15 कैटेगरीज को रखा गया जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं और इनकी भागीदारी लगभग 1.7% है। और 15% में से 1% का आरक्षण अब इनको मिलेगा, इन 15 को लोगों समुदायों को मिलेगा जिनकी जनसंख्या लगभग इतनी है। कट समूह दो में 18 समुदाय को रखा गया जो मध्यम रूप से पिछड़े हैं, जो 35% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की उसको कवर करते हैं, इनको 9% मिलेगा। और समूह तीन में 26 समुदाय को रखा गया है जो 33.963% भागीदारी रखते हैं और 5% का आरक्षण इनको मिलेगा। ठीक। यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है, सब कैटेगराइजेशन किया गया, उसका जो जो आधार है, बेस है, वो क्या है, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर कैसी है, रोजगार की स्थिति उस कम्युनिटी में कैसी है, शिक्षा की उपलब्धता है कि नहीं है, फिनेंशियल असिस्टेंस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इनको ध्यान में रखते हुए ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर तेलंगाना विधानसभा ने 18 मार्च 2025 को उसको पारित कर दिया और 8 अप्रैल 2025 को ये राज्यपाल स्वीकृति मिली और 14 अप्रैल को सरकारी आदेश जारी हो गया। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में इसके लिए एक सदस्यीय आयोग भी गठित किया गया हो था। एक और राज्य ने इसको कर दिया है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। फिर हमारे पास अगला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया। वक्फ बेसिकली क्या होता है, वक्फ एक इस्लामी सिस्टम है जिसमें बेसिकली क्या है कि कोई पर्सन है वो अपनी कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, जिसमें कोई जमीन हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको जब वो किसी रिलीजियस सोशल या ये पब्लिक के वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से परमानेंटली जो है वो दान कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको वक्फ बोला जाता है। यानी कि दान की हुई प्रॉपर्टी को ही वक्फ बोला जाता है। और ये दान की हुई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अब केवल उसी पर्पस के लिए किया जा सकता है जिस पर्पस के लिए उसको दान किया गया था। यानी कि इसका उपयोग मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए ही किया जा सकेगा। ठीक है, क्लियर। अब इस वक्फ संपत्ति को ना तो खरीदा जा सकेगा, अब ना बेचा जा सकेगा, ना ही किसी को गिफ्ट किया जा सकेगा और ये हमेशा के लिए धर्म और समाज की सेवा में ही लगी रहेगी। इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, वो वक्फ बोर्ड करता है या एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है मुतवल्ली। मुतवल्ली मतलब मैनेजर होता है। और अभी तक वक्फ अधिनियम 1995 चल रहा था और उसके तहत ये सारा सिस्टम जो था वो लागू था। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिनके बारे में विवाद था, जिनके बारे में विवाद ये था कि ये जमीन वक्फ की है भी कि नहीं है। सरकार कहती थी कि भाई ये जमीन वक्फ की नहीं है, जमीन सरकार की है। वक्फ बोर्ड कहता था नहीं ये जमीन हमारी है। तो उसमें बड़ा जो था वो झंझट चला करता था, बड़ी समस्या होती थी, कोर्ट केस होते थे और लंबे समय तक जमीन का जो मालिकाना हक था वो सरकार का है कि वक्फ का है ये विवादित रहता था। तो इसी चीजों से बचने के लिए कई सारे प्रोविजंस को डालते हुए ये नया जो अधिनियम है ये लागू किया गया है। और संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2000 विधेयक 2025 जिसे उम्मीद विधेयक के नाम से जाना जाता था, 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। 5 अप्रैल ध्यान रखना है। ठीक है। ये कानून जो है वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना। यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावाना, साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे से समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना। क्या समस्या आ रही थी मैंने आपको बताया। इसको मूल रूप से 2024 में पेश किया गया था और इसको भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। उसके द्वारा उसकी जांच करी गई और उसके बाद इसको लोकसभा और राज्यसभा में उम्मीद विधेयक यानी कि एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास के रूप में पारित किया गया। ठीक। अब यहाँ पर ये पारित हो गया। इसके जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो क्या हैं? इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे पास। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना और उनके कानूनी ढांचे को बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव है वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर कर दिया गया है एकीकृत यानी कि यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन, मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, है ना। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम इसका नाम रख दिया गया है। इसके साथ साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई है। निरसन का मतलब होता है रिपीलमेंट, रिपील। रिपील करने वाले एक्ट क्या होते हैं? वो एक्ट जिनके द्वारा किसी दूसरे एक्ट को खत्म किया जाता है उनको रिपील बोला जाता है। ठीक है। तो इसको ही मंजूरी दी गई और ये क्या करता है? इसने मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं जो जरूरी है हमारे लिए देखना। भारत में सर्वाधिक वक्फ संपत्ति वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में 27% है, पश्चिम बंगाल 9% और पंजाब 9%। ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीजें, केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई जाएगी और केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन पदेन सदस्य होंगे, ऑनरेरी मेंबर होंगे। इसके सदस्यों में कौन कौन होगा? संसद सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जस्टिसेस। और इन सबका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। अभी तक मुस्लिम से ही वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते थे, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो लोग होंगे वो मुस्लिम हों। इसके अलावा मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है। जबकि जो पदेन अध्यक्ष होगा, जो बाकी सदस्य होंगे, संसद सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस वगैरह होंगे, इनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। ठीक। संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना आवश्यक कर दिया गया है और मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं भी होनी चाहिए। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर डाला गया है। ये भी कहा गया है कि 2 सदस्य ऐसे भी होंगे जो नॉन मुस्लिम होने चाहिए। राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना की बात अगर करें तो जो विधेयक है वो राज्य सरकारों को हर पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो। ठीक है। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, जिसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक एक सदस्य जो है वो शामिल होना होगा और 2 मुस्लिम महिला सदस्य भी यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक। न्यायाधिकरण यानी कि जो ट्रिब्यूनल बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल जो बनेगा, उसको भी यहाँ पर बताया गया है। नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है और जिला न्यायालय के न्यायाधीश को इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक। राज्य सरकार संयुक्त स्तर सचिव स्तर का या का वर्तमान या पूर्व अधिकारी इसका सदस्य होगा। जो न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल है उसके आदेशों के विरुद्ध अपील पहले नहीं की जा सकती थी, लेकिन जो नया एक्ट या बिल अब आया है, इसमें इस ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा विवाद रहता था कि सरकारी जमीन है कि वक्फ की जमीन है, तो यहाँ पर उसके लिए ये किया गया है कि वक्फ संपत्तियों के सर्वे और इनके निर्धारण के डिटर्मिनेशन की देखरेख के लिए पहले सर्वेक्षण आयुक्त होता था, सर्वे कमिश्नर होता था जो ये काम करता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा? अब इनका जो सर्वे होगा और डिटर्मिनेशन ये कि ये वक्फ की है कि सरकार की है या किसी और की है, इसके लिए अब जिला कलेक्टर या किसी और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। यानी कि अगर ये लगता है कि ये जो वक्फ की संपत्ति है ये वक्फ की नहीं है, सरकारी संपत्ति है, तो उसका वक्फ का स्टेटस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और अब वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी, वक्फ नहीं मानी जाएगी।
टाइटल डिस्प्यूट यानी कि जो स्वामित्व विवाद है उनका समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, और कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख भी अपडेट किए जाएंगे। कैसे कि भाई कोई विवाद है, उस विवाद में यह साबित हो गया, कलेक्टर ने को ये लगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की नहीं है, सरकारी है, तो अब जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है उसमें वो वक्फ के रूप में दर्ज होगी, तो उसको हटाकर अब सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाना पड़ेगा। तो ये काम भी कौन करेगा? कलेक्टर की देखरेख में होगा। ठीक है, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और इसका उल्टा है तो वो भी सब कलेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। वहीं वो वक्फ प्रॉपर्टी जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय जिनकी होती थी, उनका ऑडिट अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑडिटर्स के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार को कैग या किसी दूसरे नॉमिनेटेड ऑफिसर से ऑडिट कराने का अधिकार भी मिल जाएगा। यहाँ पर बेहतर कार्यकुशलता और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल के माध्यम से मैं जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका ऑटोमेटिक मैनेजमेंट भी किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज और, इसके अलावा ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में ट्रांसफर केवल तभी कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो। तो अगर कोई जन्म से मुस्लिम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कन्वर्टेड पर्सन है और वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में ट्रांसफर करना चाहता है तो कम से कम उसको कन्वर्ट हुए और इस्लाम की प्रैक्टिस करते हुए 5 साल उसको हो गए हों, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को वहां पर वक्फ में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। कोई भी महिला अपनी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ डिक्लेयर करना चाहती है तो पहले उसके पास उसका सक्सेशन आना चाहिए। ठीक है। हालांकि विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए और अनाथों के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। वक्फ संपत्तियों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। और अभी फिलहाल इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने विवाद उत्पन्न कर दिया, तो फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर आता है हमारे पास वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर है। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक रेडिनेस इंडेक्स, ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स है ये, अंकटाड इसको जारी करता है और अप्रैल 2025 में इसको जारी किया गया था और भारत यहाँ पर 36वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक। भारत जो है वो 170 देशों में 36वें स्थान पर है। 2022 में वो 48वें स्थान पर था, यानी कि उसने अपनी रैंकिंग में क्या किया है? सुधार किया है। ये जो सुधार हुआ इसके कई सारे कारण हैं, जैसे आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और विकास गतिविधियां, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग में सुधार किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी पर भारत में विशेष जोर दिया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट पड़ा है कि उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। ठीक। ठीक। अब यहाँ पर ओवरऑल तो भारत 36वें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आईसीटी रेडीनेस के मामले में भारत 99वें स्थान पर है। ह्यूमन रिसोर्स वाली कैटेगरी में 113वें स्थान पर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत वाली कैटेगरी में तीसरे स्थान पर है ग्लोबली। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में भारत 10वें स्थान पर है। और फाइनेंस तक पहुंच के मामले में भारत 70वें स्थान पर है। ठीक। भूटान, मोरक्को, मोल्दोवा और तिमोर लेस्टे के साथ भारत ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में प्रगति करी है, यानी कि ये सब एक पायदान पर, एक साथ पायदान पर बैठे हुए हैं। ठीक। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत में 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, जो गिट हब डेवलपर्स के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। ठीक। गिट हब डेवलपर्स क्या होते हैं? बेसिकली गिट हब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग डेवलपर्स जो होते हैं वो कोडिंग करते हैं। जिस कोडिंग को उस प्लेटफॉर्म रजिस्टर सभी लोग देख सकते हैं, उसको सुझाव दे सकते हैं। ऐसे डेवलपर्स को गिट हब डेवलपर्स कहा जाता है। और यहाँ पर भारत जो है वो यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर है। जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भारत कर रहा है। 2023 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत जो है वो दुनिया में 10वें स्थान पर है, जो चीन और यूएसए से पीछे, यानी कि चीन और यूएसए हमसे आगे हैं। ठीक। इतना इसमें बस। फिर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड हम जानते हैं कहाँ पर है। न्यूजीलैंड हमारे पास बेसिकली पैसिफिक ओशन में है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, साउथ में है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे साउथ में मौजूद एक आइलैंड कंट्री है, जो बेसिकली दो मेन आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ठीक है। राजधानी इसकी क्या है? मुझे आप बताइए कमेंट में कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है।
और इसी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आर्टियन क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की यात्रा पर रहे। उनके कार्यकाल में भारत की ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर। यहाँ पर 6 समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू करने की घोषणा करी है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच में 1.7 अरब डॉलर का या बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ है। ठीक। भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी कि सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड के सीमा शुल्क बोर्ड के बीच में अधिकृत आर्थिक परिचालक पारस्परिक मान्यता समझौता यानी कि AEOMRA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक। ये बेसिकली क्या होता है, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया जाता है कि अगर एक ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि दोनों उसको पारस्परिक मान्यता जो है वो दे रहे हैं। ठीक है। रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। न्यूजीलैंड ने भारत की कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में भागीदारी का स्वागत किया है। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पहल में शामिल होने की इच्छा भी यहाँ पर जताई है। और गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ठीक, में सहयोग पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा करी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में न्यूजीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात भी यहाँ पर की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझौते नहीं है। एक समझौता है यहाँ पर खेल समझौता, जिसमें दोनों देशों के बीच 100 वर्षों तक खेल साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंध का इतिहास 1926 तक जाता है, जब भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। न्यूजीलैंड ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। अभी फिजी की बात हम लोगों ने की थी, वहां के भी उन्होंने समर्थन किया था। बस इतना। फिर है इंदौर में भारत का पहला PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। ये ग्रीन वेस्ट है। ग्रीन वेस्ट बेसिकली क्या होता है, ग्रीन वेस्ट बेसिकली शहर के गीले कचरे से निपटने की स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करेगा, ये प्लांट शहर के जो पार्क्स होंगे, जो उद्यान होंगे यानी कि बगीचे होंगे, और घरों से निकलने वाला जो हरा करता है, जैसे पत्तियां, घास, टहनियां, इनका साइंटिफिकली डिस्पोजल करता है। ठीक। यहाँ पर इनसे हरी खाद बनाई जाएगी, जिस हरी खाद को बेचकर जो है वो बेनिफिट होगा। तो ये परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू करी गई है। ये जो प्लांट है इंदौर नगर निगम के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के पेलेट्स का उत्पादन होगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के 5500 वर्ग फुट में बिचौली हप्सी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। और इसमें जो पब्लिक पार्टनर है वो है एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें पब्लिक पार्टनर है। यहाँ पर अगर देखें तो प्रतिदिन 30 टन हरा कचरा इंदौर से निकलता है, जो शरद ऋतु में 60 से 70 टन बढ़ जाता है। पत्तियां, पेड़ पेड़ जो है पत्तियां गिराते हैं ना। IMC को यानी कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 1 टन लकड़ी और ब्रांचेस के सप्लाई पर 30,000 रुपए की रॉयल्टी जो है वो मिलेगी। कौन देगी, वो जो प्राइवेट पार्टनर है वो देगा। ठीक। और ये जो प्लांट है लकड़ी के कचरे को लकड़ी के पेलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसका इस्तेमाल कोयले की जगह पर किया जा सकेगा। ठीक। और प्रमुख संस्थान निश्चित शुल्क संरचना पर प्लांट को हरा कचरा सीधे भेजेंगे। तो प्लांट उनका हरा कचरा उठाएगा, सीधे भेजेंगे वो, और बदले में वो इसको कुछ पेमेंट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 3 साल में तक सुखाया जाएगा, 90% तक नमी घट जाएगी, और उसके बाद इसको चूरे में कन्वर्ट किया जाएगा और बहुत सारे इको फ्रेंडली उत्पादों के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। खाद हो सकती है और भी बहुत सारे उत्पादों में। ठीक। फिर हम लोग आ जाते हैं आगे, और यहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल, समुद्र पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया। अब यहाँ पर ये वर्टिकल लिफ्ट पुल क्या होता है, तो बेसिकली समुद्र में है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक पुल है और यहाँ पर समुद्री रास्ता है, तो यहाँ से जहाज वगैरह क्या होंगे, जहाज वगैरह
निकलेंगे। तो जब जहाज वगैरह निकलेंगे तो पुल रास्ते में आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इस पुल में बीच में यहाँ पर जोड़ होता है, और इस पुल को इससे यहाँ से खींच दिया जाता है। तो ये जो बंद है, ये पुल क्या होता है, ये पुल अब इस तरीके से ये दोनों हिस्से इसके उठ जाते हैं और ये रास्ता बन जाता है, और ये क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर ये उठ जाता है, रास्ते से निकल जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल क्या होगा, एक खंबा पुल का यहाँ पर बना हुआ है इस किनारे, एक खंबा पुल का इस किनारे बना हुआ है, और अभी यहाँ पर एक खंबे से ये उठ जाता था, बीच से ऐसे उठ जाता था और जहाज निकल जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पुल है, ये पुल हाइड्रोलिक तरीके से ये पूरा का पूरा ऊपर उठ जाएगा। ये पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है, ये ऊपर उठ जाएगा। तो जब ये हिस्सा ये ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर जगह हो गई और जहाज नीचे निकल गए। और फिर जब जहाज निकल जाएगा तो उसको फिर से नीचे करके यहाँ पर रख दिया जाएगा। इस पुल को वर्टिकल लिफ्ट पुल कहा जाता है। ठीक। ये जो पुल है, ये 2.08 किलोमीटर लंबा पंबनपुर रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। ठीक। ये 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला पुल, यानी कि वैसे तो कुल लंबाई 2.08 किलोमीटर, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर उठेगा, ये कितना है, ये 72.5 मीटर लंबा है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करेगा। और ये 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। इससे बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। पुराना पुल कैंटिलीवर था, ये कैंटिलीवर पुल है, जिसे लीवर से खोला जाता था और 14 लोगों की जरूरत पड़ती थी। खैर, ये हमको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है पहले ही, कि इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड सिटीज के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं। वेटलैंड सिटी नेटवर्क उन शहरों को मान्यता देता है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। ठीक। इंदौर और उदयपुर सहित ग्लोबल लेवल पर 31 नए शहरों को मान्यता दी, जिससे मान्यता प्राप्त ग्लोबल सिटीज की संख्या 74 हो गई। तो पूरी दुनिया में इस समय 74 शहरों को ये माना गया है। चीन में हमारे पास 22 मान्यता प्राप्त शहर है, जिससे ये टॉप पर है, जबकि फ्रांस 9 शहरों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक वॉलंटरी रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसको रामसर कन्वेंशन के द्वारा कॉप 2015 के दौरान स्थापित किया गया था। ऑब्जेक्टिव है उन शहरों को मान्यता देना जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि को अर्बन वेटलैंड्स के सुरक्षा के लिए असाधारण एक्स्ट्रॉर्डनरी जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं। फिर हमारे पास भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गई हैं। तो यूनेस्को की भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी यानी कि टेंटेटिव सूची में शामिल करने की घोषणा की। अब अस्थायी सूची में शामिल उनको किया जाता है, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इनको अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब अगला स्टेप होगा इनको यूनेस्को की परमानेंट विश्व विरासत सूची में शामिल करना। यानी कि किसी भी चीज को विश्व विरासत सूची में शामिल करने से पहले यहाँ पर रखा जाता है, टेंटेटिव लिस्ट में अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। और देश में अब अस्थायी स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 62 हो गई है। ये जो 6 नए स्थल हैं, इनमें मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, 64 योगिनी टेम्पल है, जिससे प्रेरणा लेकर हमारा जो पुराना वाला संसद भवन था उसकी डिजाइन बनाई गई थी। गुप्त काल के मंदिर, बुंदेला शासकों के किले और महल, छत्तीसगढ़ के कंगोर घाटी नेशनल पार्क, तेलंगाना का मुदुबुल मेगालिथिक मेनहिर इसमें शामिल हैं। इनके नाम केवल ध्यान रखने, बाकी हमको बाकी और चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है। वर्तमान में भारत में 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, अब 44 हो गए हैं। ठीक है। नया एक कौन सा है मुझे बताइएगा, जिसमें 36 कल्चरल में है, 7 नेचुरल में है और एक मिश्रित श्रेणी में है। हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछली वाली क्लास में शुरुआत में। अब है देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। तो विश्व वन्यजीव दिवस पर 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी कर, और इसी बैठक में उन्होंने एशियन जो लॉयंस हैं गिर के, उनकी गणना का भी एक निर्णय किया था कि किया जाएगा। तो अभी आगे वो भी आएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है भारत में कुल 6,327
डॉल्फिन्स हैं, जिनमें 6,324 गंगा नदी डॉल्फिन है और 3 जो है वो सिंध नदी डॉल्फिन है। ये 8 राज्यों की 28 नदियों में सर्वे किया गया था। इसमें 3,150 वर्किंग डेज में 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करी गई डॉल्फिन को गिनने के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स मिली हैं, जिनकी संख्या 2,397 है। बिहार में 2,220 डॉल्फिन्स है, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95 95 और पंजाब में 3 डॉल्फिन जो है वो मिली हैं। गंगा की मुख्य धारा में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, 3,275। गंगा की ट्रिब्यूटरीज में 2,414 डॉल्फिन है। ब्रह्मपुत्र में 584, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में 51 डॉल्फिन है और व्यास नदी में 4 डॉल्फिन जो है वो काउंट करी गई हैं। गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया। अब अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनोरी क्या होता है? ये बेसिकली इनलैंड मैंग्रोव है। इनलैंड मैंग्रोव क्या होता है? जनरली हम लोगों को मैंग्रोव देखने को मिलता है समुद्र तट के पास, ठीक, लेकिन ये ऐसा मैंग्रोव है जो समुद्र तट के पास नहीं है, तट पर भी नहीं है, तट से काफी अंदर है। ठीक है, ये तट से 45 किलोमीटर अंदर है। ठीक, इसीलिए इसको इनलैंड मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक, यहां पर अगर देखें तो ये राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट न केवल कच्छ की पारिस्थितिक इकोलॉजिकल आइडेंटिटी को मजबूत करता है, बल्कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल देता है। जैसा मैंने बताया अभी कि मुनेरी का यह मैंग्रोव फॉरेस्ट एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम है। ऐसे स्थल मैंग्रोव तटों पर पाए जाते हैं जहां ज्वारीय पानी 24 घंटे में एक बार आता है, लेकिन मैंग्रोव अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां समुद्र का जो टाइडल फ्लो है, ज्वारीय प्रवाह है, नहीं पहुंचता। ना तो यहाँ पर कीचड़ और दलदली भूमि है, एक सपाट भूमि में फैला हुआ मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसीलिए यह अलग है और इसीलिए इसको अंतर्देशीय बोला जा रहा है। भारत यूरो ड्रोन प्रोग्राम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। अब यूरो ड्रोन बेसिकली क्या है? यूरो ड्रोन को अगर हम लोग देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूरो से और ड्रोन से। यूरो किसको रिलेट कर रहा है? यूरोप से रिलेट कर रहा है, लेकिन इसकी जो संबंध है वो यूरोप से होना चाहिए। तो यूरो ड्रोन बेसिकली इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? यूरोपियन मेल, RPAS बोला जाता है। मेल का मतलब यहां पर क्या है? मेल का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और RPS का मतलब है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी कि ड्रोन। समझिएगा, यहाँ पर मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम अल्टीट्यूड का मतलब हो गया मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला, और लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब होगा जो लंबे समय तक उड़ सके। तो यूरोड्रोन ये बेसिकली क्या है? यूरोप का एक मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी कि ड्रोन है। ठीक है, ये यूरोप की बेसिकली सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री ड्रोन प्रोजेक्ट में से एक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप के लिए एक इंडिपेंडेंट और एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन सिस्टम विकसित करना, यानी कि अत्याधुनिक निगरानी और टोही ड्रोन सिस्टम डेवलप करना है, जिससे उसे अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। अमेरिका का MQ-9 रीपर है यहाँ पर, जो ये लोग यूज करते थे इसके पहले। इसमें बेसिकली 4 देश मुख्य रूप से शामिल हैं, जो हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। लिखा होगा इसमें, हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ अगर बात करें तो 21 जनवरी 2025 को भारत जो है वो ऑफिशियली मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन प्रोग्राम में ऑब्जर्वेटर राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र आयुध सहयोग संगठन यानी कि ओक्कार, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। ये जापान के बाद दूसरा एशिया पैसिफिक पार्टनर कंट्री है भारत, जो यहाँ पर शामिल हुआ है। लिखा भी हुआ है यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम है। मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका उद्देश्य पारंपरिक मानव रहित हवाई वाहनों से अधिक एडवांस जो है कैपेबिलिटीज वो प्रदान करना है। इसको 2016 में शुरू किया गया था।
यूरोप के 4 प्रमुख देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की एक ज्वाइंट इनिशिएटिव का फल है ये। इसमें प्रमुख हिस्सेदार कंपनियों में स्पेन की एयरबेस, दसाल्ट एविएशन, फ्रांस की, इटली के लीनार्डो जो है वो शामिल है। इसका जो मैनेजमेंट है वो संयुक्त आयुध सहयोग संगठन यानी कि OCCAR के द्वारा किया जा रहा है। इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2027 में संभावित है। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। तो केरल जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया। इसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन कमीशन एक्ट 2025 पारित करके सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना करी है। क्योंकि ये एक अधिनियम के द्वारा बन रहा है, इसलिए ये एक स्टेटरी बॉडी होगा, वैधानिक निकाय होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों, उनके वेलफेयर की रक्षा करना और उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनके निर्माण में सलाहकार की, एडवाइजर की भूमिका निभाना। ठीक, ये बस इतना। IBCA फ्रेमवर्क समझौता लागू। IBCA के बारे में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, तो IBCA को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें IBCA को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है। तो इंटरनेशनल बिक्कट अलायंस IBCA की स्थापना, फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। और 23 जनवरी 2025 को 5 देशों निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया द्वारा इसमें समझौते के आर्टिकल 8(1) के तहत इसमें स्वीकृति मिलने के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। अभी तक 27 देशों ने शामिल होने की सहमति दी, इसमें भारत भी शामिल है। ठीक। बाकी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ही पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली जो रीवा है, रीवा के एक महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव को वहां के जंगलों में एक सफेद बाघ मिला था जो लुप्त प्राय था। और महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव उसको ले आए थे और उसको पाल पोस कर उसकी वंश वृद्धि उन्होंने करी। और उसी बाघ से आज जो है वो ये माना जाता है कि दुनिया भर में सफेद बाघ भेजे गए, तो जो जहां जहां भी सफेद बाघ पाए जा रहे हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होके गए हैं। ठीक। तो इसीलिए ये जो रीवा है इसको सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। और जो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव जो रीवा के थे उन्हीं के नाम पर इस सफारी का नाम रखा जाएगा, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव बाघ सफारी। ठीक। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। ठीक। और रीवा जो है वो ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ से जुड़ा हुआ स्थल है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी और इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थित है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाने वाला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी, जो कि राज्य की एकमात्र सफेद बाघ पर्यटन फैसिलिटी है, से 10 किलोमीटर दूर होगा। रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है, बताया है मैंने। और यहाँ पर अगर देखें तो केंद्र महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव बाघ सफारी और का हिस्सा है। अब मध्य प्रदेश हम जानते ही हैं उसमें कितना फॉरेस्ट एरिया है और कितने सारे वहां पर हमारे पास नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, सैंक्चुरीज वगैरह हैं। और इसीलिए यहाँ पर इसको टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो हम लोग इतना आज रखते हैं और कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे, राष्ट्रीय वाले पार्क को, और आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहाँ पर हो रही है, डेली हो रही है, तो आप वहाँ पर जाके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फ्री टेस्ट इनिशिएटिव उसमें भी जुड़िए और टेस्ट दीजिए। दोस्तों के लोगों के साथ भी इन सब चीज़ों को शेयर करिए जो फ्री इनिशिएटिव है। ठीक है। उनकी दुआ लीजिए और उनकी दुआओं से तरक्की करिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।